हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम सुनील दांगी, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी। और हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस फॉर द नीट। दीज क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट, सो लिसन केयरफुली ऑल द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड। तो देखिए, हम जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, और हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर 2 डीपीपी का डिस्कशन कर चुके हैं। अब जो हम डीपीपी नंबर 3 डिस्कशन कर रहे हैं, चलिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 68। यदि अभी तक आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो इससे पहले वाले डीपीपी फर्स्ट और सेकंड को देखिए और समझिए। अब हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 68। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट। हमें इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। ए, माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन आर नॉट इजीली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का साइज स्मॉलर होता है। जब तक इसको जेनस ग्रीन से स्टेन ना किया जाए, हम इसको माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते। बिल्कुल करेक्ट है। बी, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल डिटरमाइंस द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल। बिल्कुल करेक्ट है। ऐसी सेल जिसमें हाई अमाउंट्स में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उनमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हाई रहेगा। जबकि ऐसी सेल जिनमें मतलब फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी लेस अमाउंट्स में होती है, तो इनमें लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहेगा। तो करेक्ट है सी, the mitochondria divide by fission. This is also correct. Now the option D, the outer membrane forms number of infolding called cristae. तो यहां पर इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि जब हम एक माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को लेकर समझते हैं, एज्यूम इट दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड में आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है, इस इनर मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग प्रेजेंट होती है, और हम इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग को क्रिस्टी कहते हैं। सो दैट इज वाई इनकरेक्ट को हमें पहचानना था। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज द डी। 68 का करेक्ट आंसर विल बी द डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 69। साइटोक्रोम्स आर फाउंड इन। अब जो साइटोक्रोम्स है, वो स्पेशली पार्टिसिपेट करता है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशंस में। अब साइटोक्रोम का हम क्या समझ चुके हैं, रोल ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशंस की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। सो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशंस कहाँ होगा, इनर मेम्ब्रेन में। सो इनर मेम्ब्रेन को हम क्या कह देते हैं, क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो 69 का करेक्ट आंसर विल बी द बी, दैट इज कॉल्ड द क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशंस की प्रोसेस कहाँ होगी, इनर मेम्ब्रेन में। और किसकी इनर मेम्ब्रेन में रहेगी ये, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। सो साइटोक्रोम आर फाउंड इन द क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर हम उसे कह देते हैं इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 70। बोथ द मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर। तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरली और फंक्शनली एक दूसरे से डिफरेंट होती है। ये समझते हैं। ए ऑप्शन, स्ट्रक्चरली डिफरेंट बट फंक्शनली सिमिलर, इनकरेक्ट हो गया। स्ट्रक्चरली एज वेल एज फंक्शनली डिफरेंट, करेक्ट है। स्ट्रक्चरली सिमिलर बट फंक्शनली डिफरेंट, इनकरेक्ट है। स्ट्रक्चरली एज वेल एज द फंक्शनली सिमिलर, इनकरेक्ट है। सो करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 70 इज द बी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 71। Go through the section view of the mitochondrion showing the different parts and identify structure A to E. हमें यहाँ पर A to E स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है। जैसे हम देखेंगे A, अब A क्या है, इसमें स्पेशली आउटर मेम्ब्रेन है। दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फिर हम देखेंगे B, दिस इज कॉल्ड द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। हम इसे कह देंगे इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो देखिए, ए आउटर मेम्ब्रेन करेक्ट है, बी इनर मेम्ब्रेन करेक्ट है। फिर हमें पता है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन जो है, इन दोनों के बीच में जो सेमी फ्लूइड लिक्विड होता है, उस सेमी फ्लूइड लिक्विड्स को हम कहते हैं मैट्रिक्स। तो सी जो है, दैट इज कॉल्ड द मैट्रिक्स है। तो यहां तक मैट्रिक्स भी करेक्ट है। फिर आते हैं हम, ये एक तरीके से जब हम डी पॉइंट्स को देखेंगे, तो डी पॉइंट्स में क्या बताया गया, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है,
जिसे हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहेंगे। तो यहां हम लिख देते हैं दिस इज कॉल्ड द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस को माइटोकॉन्ड्रिया में पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी कहते हैं। तो डी भी करेक्ट है। फिर हम देखेंगे ई। ई इज द इनफोल्डिंग ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। इनफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द क्रिस्टी। अब सिंगुलर को हम कह देते हैं क्रिस्टा। तो करेक्ट आंसर विल बी द ए। अब आप लोग बी को जब देखेंगे तो ए आउटर मेम्ब्रेन बताया, बी इनर मेम्ब्रेन, जबकि सी को क्या बता दिया गया, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो यहीं से इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी देखेंगे, ए आउटर मेम्ब्रेन करेक्ट है, बी इनर मेम्ब्रेन यहां तक भी करेक्ट है। फिर हम यहां पर देखते हैं सी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, यहां से इनकरेक्ट हो गया। अब ऑप्शन सी में आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन करेक्ट है, सी मैट्रिक्स करेक्ट है, डी क्रिस्टी यहां पर गलत हो गया। तो इसी तरीके से डी को आप देखोगे आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन, सी क्रिस्टी यहां से रोंग है। सो 71 का करेक्ट आंसर विल बी द ए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 72। तो देखिए, द क्रिस्टी इन द माइटोकॉन्ड्रिया इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में जब क्रिस्टी का फॉर्मेशन होता है तो क्रिस्टी एक तरीके से क्या हो जाएगी, इनफोल्डिंग ऑफ द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जब इनफोल्डिंग होती है सो इनफोल्डिंग के कारण ओवरऑल सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो करेक्ट आंसर विल बी द ए, इंक्रीज द सरफेस एरिया। जब आप बी को पढ़ोगे, डिक्रीज सरफेस एरिया रिजेक्टेड है फ्लूइड इन इट रिजेक्टेड है, none of these rejected है। So correct answer of the 72 is the A. Now the question number 73. Okay. Identify the incorrect statement about the plastid. हमें यहाँ पर प्लास्टिड्स के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। अब प्लास्टिड्स को हम डिवाइड करते हैं थ्री टाइप्स में, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। तो आप देखिए, ए स्टेटमेंट फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड यूग्लेनोइड्स बिल्कुल करेक्ट है। जो नॉन ग्रीन सेल है उन नॉन ग्रीन सेल्स में ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, दैट इज व्हाई स्टेटमेंट ए इज द करेक्ट। स्टेटमेंट बी, दे आर द लार्जर इन साइज, बिल्कुल सही है, लार्जर साइज के होते हैं इसीलिए हम इसको इजीली माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। सी, बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट, बिल्कुल करेक्ट है। जैसे कि हम देखेंगे क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट में कैरोटिनोइड्स प्रेजेंट होता है। अब इनमें जब कैरोटिनोइड्स है और कैरोटिनोइड्स क्या हो जाएगा, कलर्ड पिगमेंट्स है। तो इनमें स्पेसिफिक पिगमेंट्स होता है। एंड 73 में डी, नन ऑफ दी अबव। सो इस तरीके से हम यहां पर देखेंगे तो सभी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इस केस में आंसर क्या आ जाएगा 73 का, डी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 74। चूज द इनकरेक्ट पेयर। हमें इनमें से इनकरेक्ट पेयर को सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट, क्लोरोप्लास्ट ट्रैप लाइट एनर्जी, बिल्कुल सही है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, देन आफ्टर लाइट एनर्जी को ट्रैप करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, करेक्ट है। बी, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो मीन्स द कलर, इम्पार्ट कलर्स टू द प्लांट, बिल्कुल सही है। नाउ द सी, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड्स है, इसका मेन फंक्शन होता है स्टोर द न्यूट्रिएंट, बिल्कुल सही है, ये कार्बोहाइड्रेट्स को, फैट्स को, प्रोटीन्स को, ऑयल्स को स्टोर करके रखता है। सो दैट इज व्हाई करेक्ट आंसर is the 74 is the D. Now the question number 75. क्रोमोप्लास्ट हैव फेट सोल्यूबल पिगमेंट। सो देखिए, जैसे हम यहां पर देखते हैं क्रोमोप्लास्ट, तो क्रोमो मीन्स होता है कलर्ड। सो यहां पर कलर्ड प्लास्टिड्स की बात हो रही है, और कलर्ड प्लास्टिड्स में मेनली जो प्रेजेंट होते हैं फेट सोल्यूबल पिगमेंट, दे आर द कैरोटिनोइड्स। सो करेक्ट आंसर ऑफ द 75 इज द बी। क्लोरोफिल जो है मेनली प्रेजेंट होता है कहां पर, क्लोरोप्लास्ट में, ना कि क्रोमोप्लास्ट में। और जबकि क्लोरोप्लास्ट is a type of the plastid, not a pigment. So correct answer of the 75 is the B. Now the question number 76. The colorless plastids are. अभी हम बता चुके हैं कि प्लास्टिड्स को स्पेशली हम डिवाइड करते हैं थ्री डिफरेंट टाइप्स में, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको, ल्यूको मीन्स होता है व्हाइट, ल्यूको मीन्स होता है व्हाइट, या फिर हम उसे कह देते हैं कलरलेस।
जैसे आप लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में डिस्कशन करते हैं डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी कलरलेस होती है, इसीलिए हम उन्हें कहते हैं ल्यूकोसाइट। और ऐसे प्लास्टिड जो कि कलरलेस है उन्हें हम नाम से जानते हैं ल्यूकोप्लास्ट। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस 76 इज द सी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 77, द ल्यूकोप्लास्ट दैट स्टोर ऑयल एंड फैट्स इज नोन एज। तो देखिए जो ऑयल और फैट्स को स्टोर करेंगे, तो देखिए जैसे आप लोग देखोगे ऑप्शन ए एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट मतलब एमाइलेज एंजाइम में याद आ जाएगा। एमाइलेज एंजाइम किस पर एक्ट करता है? स्टार्च पर। सो एमाइलोप्लास्ट स्टोर करता है किसको? स्पेशली स्टार्च को। जबकि एलियोप्लास्ट, मैंने बताया था एलियो, एलियो मीन्स द ऑयल एंड फैट्स, सो दैट्स मीन्स द एलियोप्लास्ट स्पेशली स्टोर द ऑयल्स एंड द फैट्स। ये ऑयल एंड फैट्स को स्टोर करने का फंक्शन परफॉर्म करता है, जबकि एल्यूरोप्लास्ट स्टोर करता है प्रोटीन को। फिर हमने कहा ग्लिसरोप्लास्ट जो कि ग्लिसराइड्स वगैरह को। सो करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 77 इज द बी, एलियोप्लास्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट क्लोरोप्लास्ट। हमें यहां पर क्लोरोप्लास्ट के रिलेशंस में करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए स्टेटमेंट ए, दे आर द सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। तो यहां पर क्या होगा? ये इनकरेक्ट हो गया क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। दे कंटेन डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, बिल्कुल करेक्ट है। द राइबोसोम्स इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज द एटीएस, गलत है क्योंकि राइबोसोम्स कौन सा प्रेजेंट होता है स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में? 70s, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट both are the semi autonomous organelles, both contains the ribosomes and both have the 70s types of the ribosome. Now the option D, inner membrane is relatively more permeable। तो यहां पर क्या आना था? आउटर मेम्ब्रेन मोर परमिएबल होती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन इज द लेस परमिएबल। तो यहां हमने क्या कहा? दिस इज द लेस परमिएबल होती है। तो दैट इज वाई ऑप्शन डी इज आल्सो इनकरेक्ट। तो करेक्ट आंसर ऑफ द 78 इज द बी। 79, flattened membranous sac present in stroma of the chloroplast are। तो देखिए जैसे हम एक क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हो गया। अब क्लोरोप्लास्ट क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इस डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर में दिस इज कॉल्ड द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्पेशली थर्ड मेम्ब्रेन सिस्टम भी प्रेजेंट है, और ये थर्ड मेम्ब्रेन में फ्लैटेंड सेक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से फ्लैटेंड सेक लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट, और दीज फ्लैटेंड सेक लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम से जानते हैं थाइलाकोइड। फिर जब ये थाइलाकोइड एक तरीके से स्टेक बना लेंगे, सो दैट इज कॉल्ड द ग्रेनम। सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है flattened membranous sac present in stroma of the chloroplast, so correct answer will be the thylakoid। तो यहां हम लिखेंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थाइलाकोइड। 79 का करेक्ट आंसर है ए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80, the stroma of the chloroplast contain the enzyme required for the synthesis of। तो देखिए अब जो क्लोरोप्लास्ट है ये स्ट्रक्चर क्या हो गया? क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। अब इस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट होता है? एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। द फ्लूइड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज द स्ट्रोमा। जिस तरीके से हम माइटोकॉन्ड्रिया में जो सेमी सॉलिड फ्लूइड प्रेजेंट होता है, सो दैट इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। तो सिमिलरली क्लोरोप्लास्ट में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा में मेनली डार्क रिएक्शंस होती है, साथ में स्ट्रोमा में 70s राइबोसोम्स होते हैं। डार्क रिएक्शंस होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा, यदि यहाँ पर राइबोसोम्स है तो प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। तो इसमें जो एंजाइम्स प्रेजेंट रहेंगे वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रहेंगे। सो करेक्ट आंसर इज द डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 81, ओके, चूज द इनकरेक्ट पेयर। स्ट्रोमन लेमिली इंटरकनेक्ट द ग्रेना, बिल्कुल सही है क्योंकि यहां पर हम क्या देखेंगे? ये जो
एक तरीके से स्टेक ऑफ द थाइलाकोइड है। स्टेक ऑफ द थाइलाकोइड इज नोन एज द ग्रेनम। अब ये ग्रेनम जो है अनस्टेक मेम्ब्रेन से कनेक्ट होता है और दैट अनस्टेक मेम्ब्रेन इज नोन एज द स्ट्रोमा लेमिली कहते हैं। सो दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द स्ट्रोमा लेमिली। थाइलाकोइड सिंगुलर यूनिट ऑफ ग्रेनम, बिल्कुल करेक्ट है। अब हम देखते हैं सी, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। दिस इज आल्सो करेक्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में सिंगल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। एंड नाउ द ऑप्शन डी, राइबोसोम्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज द 80s, इनकरेक्ट है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स होता है। So 81 correct answer is the D. Now the question number 82. Identify A2F the section view of chloroplast showing different part. अब देखिए जैसे ही हम देखेंगे इसमें E, E क्या हो गया? E is the stroma lamella है, ये क्लियरली मार्क है। सो दिस इज द स्ट्रोमा लेमिली है। अब ध्यान से आप पहचानिए ई ऑप्शन में स्ट्रोमा लेमिली कहाँ है। यहाँ पर ई ऑप्शन में स्ट्रोमा है तो यही इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पर ई ऑप्शन में स्ट्रोमा लेमिली है, दैट्स मीन्स यहाँ तक करेक्ट है। इसके ई ऑप्शन में ग्रेनम है तो यहाँ भी ये क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। इसके ई ऑप्शन में थाइलोकोइड है तो यहाँ भी ये रिजेक्ट हो गया। अब अपन देखते हैं कि मोस्ट सुटेबल अभी क्या जा रहा है? बी। अब बी में ई क्या है? स्ट्रोमा लेमिली हो गया। अब हम देखते हैं इसमें ए ऑप्शन क्या है? आउटर मेम्ब्रेन, तो बिल्कुल सही, जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है आउटर मेम्ब्रेन। फिर हम देखते हैं बी इज द इनर मेम्ब्रेन, तो मार्किंग यहां होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड द बी इज द इनर मेम्ब्रेन, तो यहां तक आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन भी करेक्ट है। सी इज द ग्रेनम, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर स्टेक ऑफ द थाइलाकोइड इज कॉल्ड द ग्रेनम, इज आल्सो करेक्ट। डी इज द थाइलाकोइड, थाइलाकोइड क्या हो जाएगा? इस तरीके से जो सिंगल स्ट्रक्चर है, दैट सिंगल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द थाइलाकोइड। एंड एफ इज द स्ट्रोमा, बिल्कुल सही है। लिक्विड कंपार्टमेंट या फ्लूइड कंपार्टमेंट इज कॉल्ड द स्ट्रोमा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 82, 82 का बी इज द करेक्ट। नाउ 83, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर राइबोसोम। हमें यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है रिलेटेड टू द राइबोसोम। स्टेटमेंट ए, ग्रेनुलर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही है, क्योंकि राइबोसोम्स में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर द 80s एंड प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर द 70s, बिल्कुल करेक्ट है। एस स्टैंड फॉर द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, बिल्कुल करेक्ट है, जिसे हम स्वेडबर्ग यूनिट भी कहते हैं, जो कि एक तरीके से इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी है। तो सभी स्टेटमेंट इसमें क्या है? करेक्ट है। इसलिए हम यहां पर देखेंगे इनकरेक्ट देखना है तो इसमें जितने भी स्टेटमेंट है सभी करेक्ट है, क्वेश्चन गलत है। तो यहां पर क्या होना चाहिए? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द राइबोसोम। देखिए ग्रेनुलर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, करेक्ट हो गया। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स 80s एंड प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70s, करेक्ट हो गया। एस स्टैंड फॉर द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, तो ये क्या हो गया? करेक्ट हो गया। इसीलिए 83 का करेक्ट आंसर विल बी द डी। लेकिन कब होगा? जब हमें करेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है, क्योंकि इनकरेक्ट में यहां पर ये क्वेश्चन गलत कहलाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। हु डिस्कवर्ड राइबोसोम एज अ डेंस पार्टिकल्स अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? सो देखिए एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज पेलाडे, उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा एक मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसमें एक तरीके से मेम्ब्रेन क्या है? एब्सेंट है, जो कि स्पेशली प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ये डिस्कवर किया गया जॉर्ज पेलाडे। सो करेक्ट आंसर इज द ए। और राइबोसोम्स को हम पेलाडे ने डिस्कवर्ड किया, इसीलिए हम राइबोसोम्स को पेलाडे पार्टिकल्स भी कहते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड द पेलाडे पार्टिकल्स, या फिर हम इसे लिख सकते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। दिस इज आल्सो कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्री। और प्रोटीन फैक्ट्री क्यों कहा? क्योंकि मेनली this is responsible for the synthesis of the protein. Now the question number
85. The sedimentation coefficient of ribosome is measure of, ऑलरेडी अभी मैं बता चुका हूं, इनडायरेक्ट मेजर होता है किसका, डेंसिटी का. सो करेक्ट आंसर इज द ए. 85 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा, स्वेडवर्थ यूनिट. नाउ द क्वेश्चन नंबर 86. The solid linear cytoskeleton element having a diameter 6 nanometer and made up of a single type of monomer is known as. So देखिए जब भी हम यहाँ पर साइटोस्केलेटन को लेकर समझते हैं तो जो साइटोस्केलेटन है ये मिलकर बना हुआ है थ्री टाइप्स ऑफ द कंपोनेंट्स. अब ये थ्री टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स क्या रहेंगे, फर्स्ट कंपोनेंट इज कॉल्ड द माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेकंड इज कॉल्ड द microfilaments, and third one is called the intermediate compound, intermediate filament. इन तीन से मिलकर बना हुआ है. अब जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है इसका डायमीटर होता है 25 नैनोमीटर, जबकि माइक्रोफिलामेंट्स का ऑलमोस्ट डायमीटर होता है 7 नैनोमीटर. इंटरमीडिएट इन दोनों के बीच का 10 to 11 नैनोमीटर होता है. अब क्वेश्चन में पूछा गया है 6 नैनोमीटर, तो 6 नैनोमीटर किसका होता है, माइक्रोफिलामेंट्स का होता है. सो करेक्ट आंसर ऑफ द 86 इज द बी, क्योंकि ट्यूब्यूल्स जो है एक होलो स्ट्रक्चर है जिसका डायमीटर 25 है, जबकि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का 10 नैनोमीटर है. तो करेक्ट आंसर इज द बी. 87. चूज द इनकरेक्ट पेयर. अब हमें इसमें इनकरेक्ट पेयर सिलेक्ट करना है. ओके, सीलियम और फ्लेजिला 9+2 मॉर्फोलॉजी बिल्कुल सही है, क्योंकि सीलिया और फ्लेजिला में जब माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट देखा जाता है तो वो 9+2 अरेंजमेंट है. 9 जो है डबलेट कहा पेरीफेरी पे प्रेजेंट है, जबकि 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स सिंगली सेंटर पर प्रेजेंट होते हैं. अब बी, एक्सोनिम कोर ऑफ द सीलियम एंड फ्लेजिलम बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि एक्सोनिम्स में ही 9+2 अरेंजमेंट होता है. नाउ सी, बेसल बॉडी सेंट्रिओल लाइक स्ट्रक्चर बिल्कुल करेक्ट है. नाउ द डी, रेडियल स्पोक कनेक्ट टू सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जिसे हम कह देते हैं एक तरीके से ब्रिज कहते हैं. जबकि सीट जो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स है, दीज सेंट्रल ट्यूब्यूल्स कवर्ड बाय द सेंट्रल सीट, और इन सेंट्रल सीट से 9 स्पोक निकलते हैं. इनसे क्या निकलते हैं, 9 स्पोक निकलते हैं, और ये 9 स्पोक जाकर अटैच हो जाते हैं, और दिस विल अटैच टू द माइक्रोट्यूब्यूल्स डबलेट. किससे अटैच हो जाते हैं ये, माइक्रोट्यूब्यूल्स डबलेट से अटैचमेंट का फंक्शन परफॉर्म करते हैं. तो इसीलिए इस क्वेश्चन में आप लोग ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तो स्टेटमेंट डी इज द इनकरेक्ट. तो 87 का इनकरेक्ट हमें देखना था, तो आंसर इज द डी. नाउ क्वेश्चन नंबर 88. Identify A to D in the diagrammatic representation of the internal structure of the centriole. हमें यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल्स में देखना है, आइडेंटिफाई करना है. तो देखिए जैसे हम देखेंगे ए, अब यहाँ पर ए क्या हो गई, ए इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यहाँ पर ए जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. तो देखिए इंटरनोडल इंटर डबलेट ब्रिज, तो ये ए ऑप्शन रिजेक्ट हो गया. बी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, करेक्ट है. यहाँ पर सी ऑप्शन में ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन करेक्ट है, डी ऑप्शन में ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, करेक्ट है. अब हम और आगे बढ़ते हैं, तो अब हम देखें बी. अभी बी उतना क्लियरली समझ में हम नहीं पा रहे हैं, बी में वो रिप्रेजेंट क्या करना चाह रहे हैं. ठीक है, अब देखिए इस तरीके से इंटर डबलेट ब्रिज थे. ठीक है, ये इंटर डबलेट ब्रिज थे. ठीक, अब इसमें हम देखते हैं बी. अभी हम डायग्राम को देखते नहीं समझ पा रहे हैं, सी पर पहुंचते हैं. अब सी क्या है, सेंट्रल ट्यूब्यूल्स है. तो अब हमने कहा सी क्या होगा, एक तरीके से सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स है. सी को हम लिख देते हैं सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होगा, एक तरीके से सिंगलेट है. तो देखिए अभी बी हमने ऑप्शन रिजेक्ट, बी ऑप्शन में क्या है वो हम समझ नहीं पाए, तो हम सी की तरफ मूव हुए.
सी की तरफ हम मूव होते हैं तो हम क्या देखते हैं, सी ऑप्शन क्या है, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स है। तो अब इसमें देखते हैं सी इंटर डबलेट ब्रिज, वो तो बिल्कुल गलत हो गया क्योंकि इंटर डबलेट ब्रिज तो ये बीच में रहेगा, क्योंकि क्या रहेगा, बी रहेगा। ऑप्शन बी भी यहाँ पर रिजेक्ट हो गया। ठीक, अब हम देखते हैं सी ऑप्शन सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स है। अब सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स कहाँ रहा है, इसमें, तो दैट्स मींस बी तो इंटरडबलेट था। अब डी हम देखें तो डी तो रेडियल स्पोक है, ये करेक्ट है। बी इंटरडबलेट है, यहां तक सही है। सी रेडियल स्पोक है, तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया। तो 88 का करेक्ट आंसर इज द सी। अब 88 के बाद नाउ द क्वेश्चन नंबर 89, सेक्शन सेक्शन ऑफ द सीलिया और फ्लेजिला सोस। अब सीलिया और फ्लेजिला में जब हम समझते हैं, सो देयर इज अ 9+2 अरेंजमेंट ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो अरेंजमेंट है, वो अरेंजमेंट क्या होता है, 9+2 अरेंजमेंट होता है। अब हमने कहा 9+2 अरेंजमेंट मीन्स द 9 जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो डबलेट होते हैं, अ पेयर ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट इन द सेंटर जो कि सिंगलेट होते हैं। दैट्स मींस द हम क्या कहेंगे, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स डबलेट क्या रहेगा, 9 रहेगा। तो हमने यहां पर क्या कहा, 9 क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, इनमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, जबकि इसमें 3 है। तो जैसे ही इसमें 3 है तो पहली बार में ही ऑप्शन डी तो रिजेक्ट हो चुका है। अब हम देखते हैं सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो सिंगलेट होते हैं। सिंगलेट कितने होते हैं, 2। ये ऑप्शन रिवाइव हो गया, ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, ये ऑप्शन अभी है, और ये ऑप्शन तो पहले से ही रिजेक्टेड चल रहा है। अब ए और सी में से कोई आंसर है। चलिए, रेडियल स्पोक। अब आपको याद हो सीलिया और फ्लेजिला में जो 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, इन माइक्रोट्यूब्यूल से सेंट्रल सीज से अराइज होने वाले रेडियल स्ट्रैंड अटैच होते हैं। उन रेडियल स्ट्रैंड को हम कहते हैं रेडियल स्पोक, और इनका नंबर कितना होता है, 9 होता है। अब हमें ए में 8 है तो रिजेक्ट हो गया, इसमें 9 है तो करेक्ट हो गया। सेंट्रल सीथ एक होती है, सो 89 का करेक्ट आंसर इज द सी। अब क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द फॉल्स। हमें इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट देखना है। बोथ सेंट्रियोल्स इन ए सेंट्रोसोम्स लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। क्योंकि जब हम सेंट्रोसोम्स देखते हैं तो सेंट्रोसोम्स में जो सेंट्रियोल्स है, ये सेंट्रियोल एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल से अरेंज होते हैं, दैट इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर। सो ए स्टेटमेंट इज द करेक्ट। बी, centriole forms the basal body of spindle fiber only, करेक्ट हो गया। जो इनकरेक्ट हो गया, तो सेंट्रियोल फॉर्मेशंस करता है बेसल बॉडी ऑफ द सीलिया एंड फ्लेजिला। किसकी बेसल बॉडी बनाएगा ये, सीलिया एंड फ्लेजिला की बनाता है। बी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, इनकरेक्ट की पहचानना था। सी, ईच सेंट्रियोल हैज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक दैट ऑफ कार्ट बील, बिल्कुल सही है। डी, सेंट्रोसोम यूजुअली कंटेन 2 सिलेंड्रिकल सेंट्रियोल, करेक्ट है। तो 90 का आंसर इज द बी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 91, ओके, 91, द क्रॉस सेक्शन ऑफ सेंट्रियोल सो। अब हम सेंट्रियोल का क्रॉस सेक्शंस देखते हैं। अब सेंट्रियोल का जैसे ही क्रॉस सेक्शंस देखेंगे तो इसमें हमें देखना पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्रिपलेट। अब जो ट्रिपलेट है वो ट्रिपलेट कितने होते हैं, 9 होते हैं। तो अब हमने कहा इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, मतलब यहां तक करेक्ट है। फिर हम देखते हैं सेंट्रियोल की बात हो रही है, तो सेंट्रियोल्स में अरेंजमेंट होता है 9+0 अरेंजमेंट होता है। अब हम इसमें देखेंगे 2 2 2, तो यहां पर क्या हो गया, रिजेक्ट हो गए ऑप्शन, ऑप्शन सारे रिजेक्ट हो गए। तो इस केस में ये ऑप्शन सही है। सो दैट्स मींस द करेक्ट आंसर ऑफ द 91 इज द डी, क्योंकि इसमें हब एक होता है, स्पोक 9 होते हैं, इंटर ट्रिपलेट ब्रिज भी 9 होते हैं। तो 91 का करेक्ट आंसर इज द डी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 92, चूज द फॉल्स स्टेटमेंट। आपको फॉल्स स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है। ए, सेंट्रोसोम्स साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल, बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं सेंट्रियोल फॉर्म
स्पिंडल पोल्स। हम यहाँ पर 92 की बात कर रहे हैं। तो सेंट्रियोल फॉर्मेशंस करता है स्पिंडल पोल्स, ये भी सही है। फिर हम देखते हैं सेंट्रियोल मेम्ब्रेनलेस बट सराउंडेड बाय द एमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर बॉडी, करेक्ट है, जिसे हम सेंट्रोस्फियर कह रहे थे। इस लेयर को हम क्या कह देंगे? सेंट्रोस्फियर। सेंट्रोसोम्स अकर्स इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि सेंट्रोसोम्स मेनली प्रेजेंट होता है एनिमल सेल्स में, जबकि हायर प्लांट्स में ये एब्सेंट रहेगा। दिस इज एब्सेंट इन द हायर प्लांट, क्योंकि जब हम डिस्कशन करते हैं डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स, उसके डिफरेंस में लेते हैं क्या? सेंट्रियोल्स प्रेजेंट इन द एनिमल सेल्स वेयर एज एब्सेंट इन द प्लांट सेल्स। तो हायर प्लांट्स में क्या रहेगा? ये एब्सेंट होगा। करेक्ट आंसर इज द डी। 93, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज द करेक्ट? तो देखिए, जब हम करेक्ट सीक्वेंस देख रहे हैं तो बेसल बॉडी, सीलियम, फिर सेंट्रियोल, इनकरेक्ट सीक्वेंस हो गया। फिर हम कहते हैं यहाँ पर सीलियम, फ्लेजिला, बेसल बॉडी, सेंट्रियोल, इनकरेक्ट हो गया। तो सबसे पहले सेंट्रियोल करेक्ट है। सेंट्रियोल कहाँ प्रेजेंट है? बेसल बॉडी। और बेसल बॉडी क्या मिलकर बनाती है आगे चलकर? बेसल बॉडी और फिलामेंट्स मिलकर सीलिया और फ्लेजिला बनाएंगे। सो करेक्ट सीक्वेंस इज द सी, बेसल बॉडी, सेंट्रियोल, फ्लेजिलम, इनकरेक्ट। सो 93 का करेक्ट आंसर इज द सी। अब हम पहुंचते हैं 94। 94 में द सेंट्रल पार्ट ऑफ प्रोक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल। जब सेंट्रियोल में हम क्या देखते हैं? सेंट्रल पार्ट देखते हैं। तो इस सेंट्रल पार्ट को हम नाम से जानते हैं हब, और जो कि मेनली प्रोटीन का बना हुआ है। तो 94 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 95, which of the following statement is or are true for the nucleus? हमें अब न्यूक्लियस के रिलेशन में ट्रू स्टेटमेंट देखना है। फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द रॉबर्ट ब्राउन, सो बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पहले इसको रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। इट वाज कॉल्ड क्रोमेटिन बाय फ्लेमिंग, बिल्कुल सही है। जब न्यूक्लियस को बेसिक डाई से स्टेन किया गया, तो जब मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय द फ्लेमिंग, और फ्लेमिंग ने इसको नाम दिया क्रोमेटिन। क्रोमा मीन्स द कलर। C, nucleoli is a spherical body present in nucleoplasm, correct है। So 95 का correct answer is the D, all of the above. Now the question number 96, material of the nucleus is stained by। तो अभी हम बता चुके हैं न्यूक्लियस के मटेरियल को हम स्टेन करते हैं बेसिक डाई से, और बेसिक डाई में मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं एसिटो कार्मीन, और एसिटो कार्मीन के अलावा फ्यूलजन, इन दो डाई का यूज किया जाता है। सो 96 का करेक्ट आंसर इज द बी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 97। 97, फॉर द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस द बेस्ट सेल इज। ऑलरेडी बात हो चुकी है थ्योरी लेक्चर में। जब भी हम सेल के न्यूक्लियस की स्टडी करना चाहते हैं, द बेस्ट फेज इज द इंटरफेस। सेल इन द इंटरफेस। करेक्ट आंसर इज द 97 इज द ए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 98, विच इज करेक्ट अबाउट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के रिलेशंस में करेक्ट है। बोथ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नेवर फ्यूज्ड, तो इनकरेक्ट है, क्योंकि जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फ्यूजन होगा तो इनके फ्यूजन के कारण न्यूक्लियर पोर बनते हैं। बी, बोथ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑलवेज पैरेलल टू द ईच अदर एंड नेवर फ्यूज, इनकरेक्ट है। बोथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर पैरेलल टू द ईच अदर एंड फ्यूज टू फॉर्म द न्यूक्लियर कोर एट ए नंबर ऑफ प्लेसेस, बिल्कुल करेक्ट है। इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अटैच टू द राइबोसोम्स, इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि जो आउटर मेम्ब्रेन है वो आउटर मेम्ब्रेन राइबोसोम से अटैच होती है, क्योंकि वो कंटिन्यूएशन में चली जाती है किसके? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। सो यहां पर हमें करेक्ट आंसर देखना है। सो 98 का करेक्ट इज द सी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 99, द न्यूक्लियर पोर आर द पैसेज फॉर द मूवमेंट ऑफ सर्टेन मटेरियल between the nucleus and cytoplasm in both the directions, which is correct about the material in their respective direction? Protein and enzyme into the nucleus, बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रोटीन एंजाइम दोनों डायरेक्शंस में जाएंगे तो अंदर भी आएंगे। राइबोसोमल कंपोनेंट्स आउट ऑफ द न्यूक्लियस, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके अंदर
न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। जब न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है तो न्यूक्लियोलस इज द मेन साइट फॉर द आरआरएनए सिंथेसिस। तो इसके कारण राइबोसोमल कंपोनेंट्स भी कहा जाएंगे, बाहर जाएंगे। फिर हमने कहा एमआरएनए आउट ऑफ द न्यूक्लियस, बिल्कुल सही है। सो करेक्ट आंसर ऑफ द 99 इज द डी। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 100, द सेल दैट लैक न्यूक्लियस आर। तो देखिए बेसिकली सेल में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस एक होता है, वन प्रेजेंट होता है। कुछ सेल में बाइन्यूक्लिएटेड कंडीशंस भी है, और कुछ सेल में जो कंडीशंस रहेगी सीनोसेटिक या क्वानोसेटिक जिसे हम कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशंस भी होती है। जैसे ही हम देखते हैं कि मैच्योर सेल्स में कौन कौन सी मैच्योर सेल्स में न्यूक्लियस एब्सेंट है, तो मोस्ट कॉमनली न्यूक्लियस एब्सेंट होता है मैच्योर्ड मेमेलियन आरबीसी में और सिव ट्यूब्स में। तो हम पढ़ते हैं इरेथ्रोसाइट्स ऑफ द मेनी मेमल्स, करेक्ट है। ट्यूब सेल्स ऑफ द मस्कुलर प्लांट्स, बिल्कुल करेक्ट है। सीप ट्यूब सेल्स में lymphocytes of the mammals, incorrect है। So correct answer of the 100 is the D. Now the question number 102, choose the incorrect pair। हमें यहाँ पर incorrect pair को देखना है। हिस्टोन आर द बेसिक प्रोटीन, बिल्कुल सही है, ये डीएनए पैकेजिंग का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। बी, सेंट्रोमियर इज द प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शंस, बिल्कुल करेक्ट है। काइनेटोकोर आर द डिस्क शेप स्ट्रक्चर, बिल्कुल करेक्ट है। तो इनकरेक्ट कोई भी नहीं है, तो 102 का करेक्ट आंसर इज द डी, नन ऑफ द अबव। नाउ द क्वेश्चन नंबर 103, द क्रोमोसोम्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशंस ऑफ द सेंट्रोमियर। तो क्रोमोसोम्स को हम स्पेशली डिवाइड करते हैं 4 डिफरेंट टाइप्स में, जिसे हम कहते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स and telocentric chromosomes. So correct answer of the 103 is the B4. अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 104। इन द गिवन डायग्राम ऑफ द टाइप्स ऑफ द क्रोमोसोम्स आइडेंटिफाई ए टू डी। हमें ए टू डी को आइडेंटिफाई करना है। अब देखिए जैसे आप ए टू डी को आइडेंटिफाई करेंगे, तो अब आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये सेंटर में जो स्ट्रक्चर है, ये सेंटर स्ट्रक्चर क्या हो गया, सेंट्रोमियर हो गया। अभी मैंने बताया था सेंट्रोमियर के बेस पर हम 4 डिफरेंट टाइप्स में बांटते हैं। जब सेंट्रोमियर सेंटर पर हो तो हम उसे कहते हैं मेटासेंट्रिक। क्या कह देते हैं हम उसको, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स। तो जो डी है वो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स हो गया। ठीक, अब हम देखते हैं सी जो है, अब जब एक मतलब क्या है, मीडियन में ना होकर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मीडियन, तो थोड़ा सा सेंटर से दूर हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड द सी इज द सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स। अब हम देखें कि सेंट्रोमियर जब एंड की तरफ जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड द सब टर्मिनल। क्या कह देते हैं हम इसको, सब टर्मिनल क्रोमोसोम। जब एंड पर हो सो दैट इज कॉल्ड द टर्मिनल क्रोमोसोम, दैट मींस द टीलोसेंट्रिक। अब इसको देखिए, ए ऑप्शन टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स करेक्ट है। बी ऑप्शन जो है दैट इज कॉल्ड द एक्रोसेंट्रिक, करेक्ट है। सी ऑप्शन सब मेटासेंट्रिक, करेक्ट है। डी ऑप्शन मेटासेंट्रिक, बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। तो 104 का करेक्ट आंसर इज द ए, क्योंकि हमने यहां पर क्या कहा, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स और टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स। जहां सब टर्मिनल्स में रहेगा तो उस केस में हम उसे एक्रोसेंट्रिक कहेंगे, जब बिल्कुल टर्मिनल में रहेगा सो दैट इज कॉल्ड द टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो 104 का करेक्ट आंसर इज द ए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 105, which of the following स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ऑप्शन ए, अ सिंगल ह्यूमन सेल हैज 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ द डीएनए, बिल्कुल करेक्ट है। अब हम देखते हैं पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स आफ्टर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस इज कॉल्ड टीलोमियर, इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि जब क्रोमोसोम्स में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस होता है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस के बाद वाले पार्ट को हम नाम से जानते हैं सैटेलाइट, और ऐसे क्रोमोसोम्स को हम कह देते हैं सेट क्रोमोसोम्स। जबकि टीलोमियर्स इज द एंड ऑफ द क्रोमोसोम्स, जो कि क्रोमोसोम्स की शॉर्टनिंग को और साथ में क्रोमोसोम्स लॉस को होने से प्रिवेंट्स करता है। तो बी ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। अब हम देखते हैं सी, सेंट्रोमियर फॉर्म्स द फर्स्ट साइट ऑफ द कॉन्स्ट्रिक्शन, सही है। डी, क्रोमेटिन कंसिस्ट ऑफ द डीएनए
RNA, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन, बिल्कुल करेक्ट है। तो 105 करेक्ट आंसर इज द बी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 106। अब हम 106 में बात करते हैं। द विलो डायग्राम रिप्रेजेंट क्रोमोसोम्स, आइडेंटिफाई द सेक्टर ए बी एंड टाइप ऑफ द क्रोमोसोम सी। हमें यहां पर ए और बी को आइडेंटिफाई करना। जो ए है, ए इज द सैटेलाइट। हमने यहां पर क्या लिख दिया, ए क्या है, सैटेलाइट है। जबकि बी जो है दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस है। क्योंकि प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शंस किसे कह देते हैं हम लोग, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शंस इज कॉल्ड द सेंट्रोमियर। एडिशनल जो कॉन्स्ट्रिक्शंस होता है दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस के बाद जो पार्ट प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड द सैटेलाइट। और ऐसे क्रोमोसोम्स जिनमें सैटेलाइट्स प्रेजेंट है दैट्स कॉल्ड द सेट क्रोमोसोम्स। तो देखिए अब हम देखते हैं ए ऑप्शन क्या हो गया, सैटेलाइट्स हो गया। बी ऑप्शन प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शंस हो गया। अब हम सी देखते हैं, एक्रोसेंट्रिक। तो गलत है, क्योंकि ये एक तरीके से मेटासेंट्रिक है। ये ए सैटेलाइट करेक्ट है, बी सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस करेक्ट है, क्योंकि ये प्राइमरी नहीं था बेटा, सॉरी, ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस करेक्ट है, मेटासेंट्रिक करेक्ट है। अब हमने कहा ए सैटेलाइट करेक्ट है, बी सेंट्रोमियर इनकरेक्ट है, ए सैटेलाइट करेक्ट है, बी सेंट्रोमियर इनकरेक्ट है। तो 106 का करेक्ट आंसर इज द बी। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 107। द विलो डायग्राम सोस अ क्रोमोसोम्स। अब हम यहां पर क्या देख रहे हैं, एक क्रोमोसोम्स को देख रहे हैं। अब देखिए जब हम एक क्रोमोसोम्स को देखते हैं तो क्रोमोसोम्स ये हो गया, एक क्रोमोसोम्स को देखते हैं। अब हमें देखना है यहाँ पर नंबर ऑफ सेंट्रोमियर। तो क्रोमोसोम्स में नंबर ऑफ सेंट्रोमियर क्या होती है, 1 है। अब 1 है तो देखो इसके बाद जो काइनेटोकोर है वो काइनेटोकोर क्या रहेंगे, 2 रहेंगे। ये तो क्या हो गए, आर्म्स हो गए। अब एक क्रोमोसोम्स में 4 आर्म्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4, दिस इज कॉल्ड द आर्म्स। जबकि हम क्रोमेटिड्स की बात करें तो 2 क्रोमेटिड्स रहेंगे, ये कहलाएंगे 2 क्रोमेटिड्स कहलाएंगे। तो अब नंबर ऑफ सेंट्रोमियर क्या रहेगी, 1 रहेगी। इसमें 1 है और इसमें 1 है। जबकि नंबर ऑफ काइनेटोकोर कितने होते हैं, 2 होते हैं। इसमें 2 है, यहां पर भी हमने कहा इसमें 2 है। फिर नंबर ऑफ आर्म्स इसमें हमें कितने दिखाई दे रहे हैं, 4। इसमें 4 है और इसमें 2 है। तो करेक्ट आंसर इज द बी। तो देखिए हमने यहां पर पहचाना कि करेक्ट आंसर क्या है, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट अबाउट द माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब देखिए माइक्रोट्यूब्यूल्स रिगार्डिंग में इनकरेक्ट है। सो माइक्रोट्यूब्यूल्स दे आर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, तो इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल्स यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल्स स्पेशली पार्ट है इसके साइटोस्केलेटन्स के। फिर हम देखते हैं माइन्यूट मेम्ब्रेनस वेसिकल, तो ये भी एक तरीके से इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आपको यहाँ माइक्रोट्यूब्यूल्स की जगह क्या होना चाहिए, माइक्रो बॉडी होना चाहिए। जब माइक्रो बॉडी रहेगा तो ए ऑप्शन इनकरेक्ट, बिल्कुल सही है। माइन्यूट मेम्ब्रेनस वेसिकल माइक्रो बॉडी बिल्कुल सही है। फिर हमने कहा दे आर प्रेजेंट इन द प्लांट एंड एनिमल्स, बिल्कुल करेक्ट है। दे हैव वेरियस एंजाइम, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसीलिए यहां पर माइक्रोट्यूब्यूल्स मिस प्रिंटेड है, करेक्ट इज द माइक्रोबोडीज। सो करेक्ट आंसर विल बी द ए। 108 का क्या है, ए है। आई होप ये आपको क्वेश्चन सेशन बिल्कुल पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। यदि आपको ये क्वेश्चन सेशन पसंद आया और समझ आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल विथ योर फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच।